नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की खबर से। देश की राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे सरकार ने ढील देनी शुरू की है। जैसे जैसे कोरोना केसों में कमी आ रही है वैसे वैसे ही कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं। ताजा खबर के मुताबिक 7 फरवरी से दिल्ली में स्कूल कॉलेज एक बार फिर से खोले जाएंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी यहां पर लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को ट्वीट करके चिताया है कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले हफ्ते ही डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने की घोषणा की थी। कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ रहा है। लेकिन नए नियम के तहत 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सभी स्कूल खुलेंगे। वहीं इसके बाद 14 फरवरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि इसके साथ ही सभी स्कूलों में हाइब्रिड कक्षाएं भी जारी रहेंगी। दिल्ली पुलिस की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार सभी स्कूल कॉलेजों में स्टाफ 100% वैक्सीनेट होना भी अनिवार्य है। साथ ही दिल्ली में सोमवार से जिम भी चलाने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद हमारे जिम्स को फिर से खोलने का मौका दिया गया फिर से ये। और हमने पहले भी हमेशा सभी गाइडलाइंस का पालन किया है, जो भी हमें एसओपीज़ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं या फिर एमएचए की तरफ से मिली हैं, हमने हमेशा उन गाइडलाइंस का बड़े सख्ती से पालन किया है। आगे भी हम वैसे ही पालन करेंगे और यही आशा करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट का हमें पूरा सपोर्ट रहे और हम भी अपने मेंबर्स को उसी तरीके से मैनेज कर सकें। तो सर क्या प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग मंडे से, या कुछ किस तरीके से लोगों को किस तरीके से बेसिकली आप जिम को रन करेंगे? सो बेसिकली सबसे बड़ी प्रिकॉशंस जो हमने पिछले लॉकडाउन के बाद भी हमें जो एसओपीज़ मिली थी, सबसे बड़ी चीज़ होती है वैक्सीनेशन। तो हम सिर्फ डबल वैक्सीनेटेड लोगों को ही जिम में अलाउ करते हैं। पहले भी हमने वही किया था और आगे भी हमने वही चीज़ करनी है रेगुलरली। रेगुलर सैनिटाइजेशन होगा, स्लॉट बेसिस पे हम लोगों को स्लॉट्स देंगे। एक घंटे में कितने मेंबर्स, 15 से 20 मेंबर एक टाइम पे वर्कआउट करेंगे, वो स्लॉट खाली होगा, जिम सैनिटाइज होगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट के लोग वर्कआउट करेंगे। तो वही एसओपीज़ हमें पहले मिली थी, हमने वैसे ही फॉलो किया और आगे में वैसे ही फॉलो करेंगे उसको। तो इसकी वजह से जिस तरीके से इतने समय तक बंद हुए हैं जिम्स, क्या you people have lost customers, or how it had been for you people? सो बेसिकली फ्रॉम लास्ट 2 years 2 साल से तकरीबन में 10 महीने जिम्स बंद रहे हैं दिल्ली के। पहले 6 महीने, फिर 2 महीने, तकरीबन अभी भी 1 से 1.5 महीना हो गया है। काफ़ी मुश्किलों का सामना रहा है, मैं कहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रेंटल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होती हैं फिक्स होती हैं, स्टाफ सैलरीज होती हैं। इस टाइम मास्क सबका हटा देना चाहिए। सिर्फ जो संपन्न आदमी है उसके लिए मास्क जरूरी है। आप हमारे साथ सदर चलो, जितनी पटरी लगी हुई है विदाउट मास्क है, कोई चलान नहीं है, कोई कुछ नहीं, दुकानदार का चलान है जो अपने यहाँ सेफ बैठा है। तो आप ये बताइए, जो डीडीएमए ने एडवाइजरी निकाली है जिसमें जो अगर एक आदमी बैठे हैं गाड़ी में उसको मास्क पहनने की जरूरत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कम से कम जो ब्लैकिंग हो रही है, ये जो जितने सिविल वाले खड़े होते हैं सब रिश्वत लेके पैसा छोड़ देते हैं, चलान करता है मुश्किल से 5%। अगर इनकी चेकिंग हो जाए ना कि इनकी जेब में कितने पैसे हैं, तो अपने आप दिल्ली की जनता फ्री हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? संजय अग्रवाल। थैंक यू। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। दिल्ली में किस तरह की पाबंदियों में अब ढील दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार और डीडीएमए की तरफ से कदम उठाए जा रहे, तो उसी कदम के अंदर अब स्कूल कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, तो लगातार कोचिंग सेंटरों को भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि कल 7 फरवरी की डेट है, तो 7 फरवरी से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। लगातार स्कूलों की जो प्रक्रिया है वो खोली जाएगी। यानी कि कह सकते हैं, सीधे सीधे कहें तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के तक की जो बच्चों की पढ़ाई है वो सुचारू रूप से अब स्कूलों के अंदर ही चलती नजर आएगी। और लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा और डीडीएमए के द्वारा ये कोशिश की गई है, स्कूलों को पहले सैनिटाइजर किया जाए ताकि स्कूलों के अंदर आने वाले हर बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रफ्तार लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि जिन बच्चों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको स्कूलों के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सीधे सीधे कहे कहीं ना कहीं हर तरीके से नियमों को पालन कराने की कोशिश की जा रही है, छूट जरूर दी जा रही है।
बाजारों के अंदर भी छूट दी गई, ऑडी वन को लेकर भी, यहाँ तक कि नाइट कर्फ्यू अभी जारी है, वीकेंड कर्फ्यू जरूर समाप्त कर दिया गया ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। मगर जिस तरीके से बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं यही डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से स्कूलों के अंदर चलती नजर आए। मगर अब 9वीं क्लास के लेकर 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, और उसके बाद में 14 फरवरी से जब कैसे 8वीं क्लास के स्कूल खोले जाएंगे तो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं बच्चों को राहत मिलेगी। मगर जिस तरीके से जनता जो ये बार बार कह रही है कि इस बाजारों के अंदर भीड़ जरूर है, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को होना चाहिए, वाकई में ही अधिकारियों को होना चाहिए और अधिकारियों की तरफ से सख्ती भी होनी चाहिए थी। मगर यहाँ जिस तरीके से एक दर्शक ने बताया, जिस तरीके से सदर बाजार के अंदर जो सिविल डिफेंस के जवान है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, ये वाकई में ही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही सख्ती बरतनी होगी। मगर अधिकारी जो है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कहा ट्वीट करके कि नई गाइडलाइन का पालन किया जाए, नहीं तो सख्ती का और ज्यादा कड़ाई से पालन कराना होगा। मगर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों को बाजारों के अंदर लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेंटेन करने के लिए कहा गया है, मगर वो सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। मगर अब बच्चों की जब स्कूल खुल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर कहें बच्चे हैं वो जरूर संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, स्कूल तो खोले ही जा रहे हैं, जानकारी यह है कि सोमवार से जिम भी खुलेंगी, तो जिम संचालकों का अब तक का जो नुकसान हुआ है, उम्मीद की जा सकती है कि अब वो उस नुकसान की भरपाई कर पाएं, और आपके पास क्या जानकारी है इन 2 सालों में जिम संचालक कितना आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिम की तो लगभग कह सकते हैं 2 सालों के अंदर जिम जो थे वो लगभग बंद पड़े हुए थे, और उनको जो खोलने की जो एक बार प्रक्रिया जरूर दी गई थी, मगर उसके अंदर जो उनकी हालात जो थी वो बिगड़ती हुई नजर आई। मगर बार बार जिम जो कह सकते हैं संचालक थे वो बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनको भी राहत दी जाए। बाजारों के अंदर जब जिस तरीके से लोगों को जाने की अनुमति दी गई है, व्यापार करने की अनुमति दी गई, तो उनका जो व्यापार है यानी कि जिम जो जिस तरीके से चलाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं इस तरीके से पटरी पे लेके आए। मगर अभी तक छूट नहीं दी गई थी, मगर कल से उनके लिए भी छूट दी गई है। मगर उनके लिए भी कहा गया है कि अपने जिम को पहले सैनिटाइजर किया जाए, जो भी लोग उनके अंदर आएंगे उनके लिए मास्क का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाना होगा। मगर देखना होगा कि व्यापारी जो है यानी कि जिम जो संचालक है वो कितने संतुष्ट है। मगर अभी तक जिम संचालक जो है लगातार दिल्ली सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे थे, मगर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने और डीडीएमए ने कदम उठाया उनके लिए भी, तो कहीं ना कहीं वो सराहनीय जरूर है। डीडीएमए का मगर देखना ये भी होगा एक कितनी बहुत जल्दी बड़ा उनकी जो और अहम अर्थव्यवस्था फैसला है है वो पटरी राजीव पर आ कि सकती अगर है। अब जी आप कार में अकेले हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। डीडीएमए के इस फैसले से दिल्ली वासी कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कार के अंदर जब मास्क लगाने की बात, यानी सिंगल अगर व्यक्ति अपनी पर्सनल कार के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए मास्क अनिवार्य नहीं है, और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि ये आप बेतुका कैसे नियम अभी तक कैसे के फॉलो किया हुआ है, क्योंकि ये जब नियम लागू किया गया था उस समय की स्थिति कुछ और थी, मगर इस समय की स्थिति जो है वो कुछ और है। तो यही ना कहीं आंकड़े जब कम हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को भी हटाया जाए, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस परिस्थिति को भी हटा दिया। यानी कि अपनी अगर पर्सनल व्हीकल के अंदर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है और मास्क नहीं लगा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं किया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से अब स्कूलों को खोला जा रहा है, कारों के अंदर जो कह सकते हैं व्यक्ति जो बैठा हुआ पर्सनल बैग अपनी गाड़ी के अंदर उसके लिए मास्क हटाया जा रहा है, तो यहाँ तक कि जिम संचालक जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है। तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर और कितनी छूट दी जा सकती है। मगर बाजारों के अंदर जो भीड़ है उसको जरूर कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे और अधिकारियों को सख्ती बरतनी होगी, मगर लगातार कहीं ना कहीं उनके अंदर जरूर लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राजीव, मेट्रो और बसों को लेकर क्या अपडेट है? क्या 100% क्षमता के साथ ये जो सार्वजनिक वाहन है वो इस समय चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 100% मेट्रो सेवाओं की बात करें या फिर क्या है डीटीसी बसों की सेवाओं की बात करें, उनके अंदर 100% सीटों पर बैठने की अनुमति दी गई है, मगर खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सीधे सीधे कहे हर व्यक्ति को राहत देने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मेट्रो के अंदर ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, डीटीसी बसों के अंदर सबसे ज्यादा सफर करते हैं, तो उनके अंदर जितनी सीटें हैं उतने ही व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जा रही है, मगर खड़े होकर सफर होने करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कहीं ना कहीं भीड़ का खतरा
खतरा बनेगा। मगर दिल्ली सरकार निरंतर लगातार छूट देती नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से कम हुए हैं और पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो वो भी लगभग 1600 के करीब है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आंकड़ों में जरूर कमी आ रही है, मगर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो लापरवाही है उनके ऊपर भी सख्ती बरतनी होगी। जी अच्छा, आंकड़े जो कम हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? कोविड की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है, या लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कि किस तरह की जांच करवाएं बिना जांच के, क्योंकि बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं इस समय लोगों के अंदर, तो वो घर में रहकर ही खुद ही 1-2 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए जांच में अब कमी आ गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जांच की, तो लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से जांच कर रही है, वो अपनी तरफ से पूरी तरह से चालू है। मगर यहाँ पर जनता के लिए ज़रूर कहा गया कि अगर आपको सिम्पटम है, तो वो अपने आप ही घरों के अंदर आइसोलेट करें और अपने आप इलाज करें, और 1-2 दिनों के अंदर ही जो उनके सिम्पटम है, वो खत्म हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से मैसेज जनता तक पहुँचा, जनता खुद अपने आप को इस नियमों के अंदर दायरे में लेके आई हुई है। लगातार ये कोशिश की जा रही है, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, लगातार इस तरीके के सिम्पटम दिख रहे हैं, वो अपने आप ही अपने आप को होम आइसोलेट के अंदर कर लेते हैं, और उसके अंदर जो मेडिकल सुविधाएं, यानी कि पैरासिटामोल की गोली कहें या फिर कहें और तरीके की जो जुकाम के लिए जो प्रॉपर सिरप वगैरह जो आते हैं, उनका इंतजाम किया जा रहा है। लोग वगैरह अपने आप ही इस तरीके के मेडिकल सुविधाएं ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है, और जो प्रक्रिया है यानी कि सही होने की, वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आने का कारण ये भी है, मगर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं और थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी, और लोगों के लिए जागरूक करना होगा। और यहाँ तक कि जो 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए है, उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी, ताकि उनके भी स्कूल खुल सके और उनकी भी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से पटरी पर आ सके। जी राजीव, अब जो कल से बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्या उन्हें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, तभी उन्हें स्कूलों में एंट्री मिलेगी? और पेरेंट्स की जो लिखित परमिशन है उसको लेकर क्या नियम बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, जिनको वैक्सीनेशन का जो डोज है वो मिल चुकी है, तो उसके लिए दिल्ली के सभी स्कूलों के जो टीचर हैं, वो अपने अपने क्लासों के बच्चों को कह सकते हैं फोन करके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप लोगों ने टीकाकरण लगवाया है, नहीं लगवाया है। अगर वो लगवा लिया है तो उसका सर्टिफिकेट स्कूल के अंदर यानी कि टीचर को देना होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो स्कूल के अंदर जमा होता है। तो इसके बाद ही उनको कहता है स्कूल के अंदर आने की परमिशन दी जा रही है। जिन बच्चों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है, उनको आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनके लिए मना कर दिया गया है। जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई चल रही है, उनके अंदर कह दिया गया है कि आप लोग जब तक टीकाकरण नहीं कराएंगे, जब तक स्कूल के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट की बात है वो टीचरों तक पहुंच चुका है, और उन्हीं को बच्चों को ही अंदर आने दिया जाएगा। और उनका जो चेकअप होगा, यानी कि स्कूल के अंदर जब गेट पे एंट्री करेंगे बच्चे, तो उनकी लिस्ट के अंदर आधार पर ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। और जो पेरेंट्स है, वो भी इस तरीके की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल तक लेके आएंगे और उसके बाद में स्कूल के अंदर ही छोड़ा जाएगा। तो ये लगातार कहीं ना कहीं जो दायरा है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी लगातार बच्चों तक उपलब्ध हो चुकी है, और लगातार कोशिश भी की जा रही है जिन बच्चों ने नहीं लगवाई है वैक्सीन, वो भी वैक्सीन लगवा ले, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से चालू हो सके। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो राजधानी दिल्ली में अब कोरोना नियमों में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें धीरे धीरे ढील दी जा रही है, क्योंकि कोविड की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। इसी वजह से अब जो राज्य सरकार है, डीडीए में है, वो राज्य के लोगों को सहूलियत देते हुए तमाम प्रतिबंधों को अब कम कर रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चला आ रहा सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी के बाद गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लुधियाना में दोपहर 2 बजे के बाद सीएम चेहरे के लिए नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने चन्नी का नाम ही तय कर लिया है। हाईकमान लगातार इसके संकेत भी दे रहा है। इसके अलावा खुद सीएम चन्नी भी इस बात को कई बार इशारों में कह चुके हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि यदि चन्नी के नाम की घोषणा हुई तो सिद्धू का अगला कदम क्या होगा। वहीं चन्नी का नाम घोषित कर कांग्रेस उनके भांजे पर ईडी की कार्रवाई को सहानुभूति में बदलने का प्रयास कर रही है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद 42 विधायकों का समर्थन प्राप्त करने वाले सुनील जाखड़ ने भी कहा है कि चन्नी ने कम समय में बढ़िया काम किया है, उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए।
चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज पंजाब दौरे पर आने वाले हैं राहुल गांधी और ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज ही पंजाब कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। जी देखिए, अगर हम बात करें तो आज सबकी निगाहें राहुल गांधी पर रहने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज उम्मीद की जा रही है कि आज पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे की अनाउंसमेंट हो जाएगी। देखिए, 3 नाम अगर हम कहेंगे बार बार प्रबल तौर से सामने आ रहे थे। 2 नाम के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि हम सीधे तौर पर बात कर लें कि नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वहीं दूसरे नाम की हम कर लें तो मुख्यमंत्री चिरंजीव चन्नी की। तो देख सकते हैं ये 2 नाम पहले से ही रेस में थे और लगातार ही प्रोमिनेंटली सामने आ रहे थे। तो ही एक तीसरा नाम जब बीच में उठते हुए नजर आया तो पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैप्टन सिंह को हटाया गया था तो ये अटकलें थी कि वो उस समय मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सबसे आगे थे और उस वक्त वो बोलते हुए नजर भी आए हैं 2-3 बार कि अलग अलग जगहों पे स्टेजेस पे कि उनको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा था। अगर हम विधायक की बात करें तो उन्होंने उनका सपोर्ट किया था, पर एंड में डिसीजन हाईकमान का कुछ और ही रहा था और चिरंजीव चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के चुन लिए गए थे। तो वही अब फिर से अटकलें चल रही हैं। अगर हम कहें तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता नजर आ रहा है। चाहे हम सीधे तौर पर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, कुछ दिन पहले दिए गए जो बयान था, अगर हम फिर से टकरे जो परसों की तरफ से बयान दिया गया था, वहां पर वो बोलते नजर आए थे कि हाईकमान को या जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको एक कमजोर मुख्यमंत्री की चाह है। तो ये इनडायरेक्टली हिट थी अपने, अगर हम कहें कि हाईकमान की तरफ। तो ये चिरंजीव चन्नी लगातार अलग अलग तरीके से अपने आप को आगे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक एग्जाम्पल उनका सबसे बड़ा ये कि वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ने की, जहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए उनको टिकट दी गई है। आपको देख लें कि चमकौर साहब से उन्हें टिकट मिली ही मिली है, पर साथ में एक और सीट अगर हम कहें बदौर से भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हुए नजर आ रही है। अगर हम नवजोत सिद्धू के कंपैरिजन में उन्हें देखते हैं तो उनको एक प्रेफरेंस डेफिनेटली दिख रही है और वो नजर भी आ रही है जो उनको एक्स्ट्रा सीट दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आज किसका नाम लिया जाएगा। सर्वे दिया जाता है, अगर हम कहें कि सीधे तौर पर हम कहें कि हरीश चौधरी की हम बात करें तो वो खुद ये चीज बोल चुके हैं कि हम लोगों से सर्वे ले रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस ले रहे हैं, विधायकों के ओपिनियंस ले रहे हैं और विधायकों के ओपिनियन में कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है जब हम विधायकों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि वो चिरंजीव चन्नी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। हालांकि अगर देखिए टिकट बंटवारे में अगर मैं ये चीज हम कंसिडर करते हैं तो टिकट बंटवारे में टिकट ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू के जो नजदीकी विधायक है उनको गई है, तो उसके बावजूद भी जो ओपिनियन जा रहा है वो ज्यादा चिरंजीव चन्नी के फेवर में जा रहा है। तो भी ये चीज देखनी होगी कि आज लुधियाना में किसका नाम आगे रखा जाता है, या फिर आज भी नाम विथहोल्ड कर दिया जाएगा, या फिर कोई और तरीके से। अगर एक दिन पहले ही अमित नवजोत सिंह सिद्धू ये बात कह चुके हैं कि आला कमान का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। क्या वो इशारों में कह चुके हैं कि उनका नाम तो घोषित नहीं किया जाना है? और बड़ी बात यह है कि क्या वो अपने शब्दों पर टिकेंगे या फिर एक बार फिर से उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाएगा? इस तरह की संभावनाएं भी लगाई जा सकती हैं। ये देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू सैटिस्फाई होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस टाइम जो क्रूशियल पीरियड है इलेक्शन का, इस दौरान किसी भी तरह की अगर हम कहें कि कांग्रेस विवाद नहीं चाहती है, अगर इस समय नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देते हैं या फिर बगावती सुर अपनाते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इस चीज को शायद पार्टी कंसिडर करेगी। पर सवाल ये होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ये बोल तो चुके हैं कि उन्हें हाईकमान की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसे मंजूर होगा, पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मर्जी चलाने के लिए ज्यादा मशहूर है। अगर हम कहें कि उनको अपनी ओपिनियन मैटर करवाने के लिए या अपनी बात मनवाने की आदत है, और अगर हम कहें कि कांग्रेस में तो उनकी बात मानी भी जा रही है, तो भी ये देखना होगा कि क्या इस बार जो उनकी तरफ से कई इशारे किए गए उसको अपनाया जाता है या फिर उनको इस बार अभी इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है अमित कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है इन खबरों को लेकर आपके पास? 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, इसको चीज ये अटकलें सामने आई हैं, पर हमें ये चीज कंसिडर करनी होगी कि क्या 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस रेडी रहेगी एक मेजर स्टेप के लिए। देखिए, 2 मुख्यमंत्री जब चुने जाएंगे तो कई अलग अलग पहलू होंगे, फिर पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, किसको प्रायोरिटाइज किया जाना है। और इसमें यह कि जो पहले मुख्यमंत्री बनेगा क्या वो दूसरी बार अपने आप को रिजाइन करेगा। तो कई चीजें हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे हटाने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी बड़ी चीज है, क्या 2.5 साल बाद वो खुद मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं वो हटेंगे शांति से। तो कई चीजें, कई फैक्टर्स है और अगर उनके 2.5 साल की अटकलें काफी सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सवाल ये है कि क्या इसके लिए जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा, क्या वो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हैं। जो 5 साल के लिए इलेक्शन में अगर हम कहते हैं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो 2.5 साल में संतुष्ट हो जाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल है। इन सब चीजों को सीधे तौर पर हम कहें कि कांग्रेस हाईकमान को टैकल करना पड़ेगा आज।
बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान की भी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन अमित, ये भी कहा जा रहा है कि सीएम चन्नी का नाम ज्यादा पक्का है। एक तरफ उनके भतीजे की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, तो ऐसे में उनके नाम का ऐलान कर एक सहानुभूति बटोरने का भी प्रयास किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इलेक्शन सिनेरियो की, तो इलेक्शन सिनेरियो में कई चीजें हैं जो सीधे तौर पर हम कहें कि चन्नी के फेवर में आ रही है। चाहे हम उनका 111 दिन का कार्यकाल की बात करें या उनके द्वारा की गई घोषणाएं और जो काम है वो उनके फेवर में आ रही है। ये चीज हम नो डाउट इनको रूल आउट नहीं कर सकते। अगर हम कहें पॉपुलैरिटी की बात करें, तो इस टाइम अगर हम ऑल ओवर पंजाब में कंसिडर करते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा चन्नी का ग्राफ आगे चल रहा है। और इस चीज को, इस फैक्टर को सीधे तौर पर अगर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी कंसिडर करेगी, तो दूसरी तरफ जो उनके भांजे के ऊपर ईडी की रेड हुई और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो वो भी एक फैक्टर कंसिडर किया जा रहा है कि क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं कि इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकली मोटिवेटेड कई ऐसे एक्शन होते हैं, पर क्या उस एक चीज को सिंपैथी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो देखिए, एक चीज हम ये भी चलिए, अब 2 बजे के बाद तो सारी तस्वीरें साफ हो ही जाएंगी जब राहुल गांधी नाम का ऐलान कर देंगे। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने हाल ही में एक बड़ा और अटपटा सा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुंबई में जो ट्रैफिक जाम लगता है और रोड पर जो खड्डे हैं, वहां के लोगों के तलाक का मुख्य कारण है। अमृता फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों मुंबई में होने वाले कुल तलाकों में से 3% तलाक के मामले वहां लगने वाले जाम के कारण होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी कई बार मुंबई के जाम में फंसी हैं। ट्रैफिक के कारण लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं और मुंबई में 3% तलाक इसी के कारण हो रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार को अपनी गलतियों पर अधिक ध्यान देने की सलाह देती हूं। अमृता के इस बयान पर शिवसेना की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना ने इसे सबसे बड़ा मजाक करार दिया है। नागरिक म्हणून बोलते, मी बाहेर निघते, मला दिसतं की किती इथे ट्रॅफिक जॅम होतो, मला दिसतं की खड्ड्यांनी आम्हाला किती त्रास होतो, कारण मी रोज सामान्य स्त्री सारखी बाहेर निघते। तर कोणत्याही स्त्रीने असा विचार नको करायला की जसे लोक बोलतात, या स्त्रिया बोलतात की मानसिक संतुलन गेलंय। नाही, असं काही नाही आहे। आज तुम्हाला माहित आहे मुंबई ट्रॅफिक जॅममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स, कारण आपण आपल्या फॅमिलीला वेळ नाही देऊ शकत। तर तुम्ही हे सगळं बंद करायला बोलणार नाही तर काय कराल? तर आता ज्यांच्या बाबतीत वापरला होता त्यांना लोकांनीच हे नाव दिलेलं आहे। नॉटी असो किंवा एवढ्यात एका खूप चांगल्या नेत्या आहेत, त्यांनी सुद्धा तो शब्द वापरला, काही त्यांनी रॉंग पोस्ट केलं म्हणून तेच मी उचलून तिथे टाकलं। आणि त्याचा मीनिंग हा नसतो की तो लिटरली घ्यावा, त्याचा मीनिंग असतो की तुम्ही पुढे जाऊन स्ट्रेट वार नाही करत, मागणं ही सगळी कामं करता, म्हणून तो शब्द यूज। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अमृता फडणवीस का बड़ा बयान कि मुंबई में 3% तलाक ट्रैफिक जाम की वजह से होते हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। और इस बयान को लेकर के मानो कि महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना बनाम देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, इनके बयान के समझो तीर पकड़ चुका है। एक के बाद एक जहां आरोप लगे रहे थे बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश होने पर, उसके बाद से ही जिस तरीके से रोडों के खड्डों को लेकर बात करें या फिर जिस तरीके से ट्रैफिक समस्या थी, उस पर जो है अमृता के जो बयान आए हैं, इसे लेकर के राजनीतिक सियासत जहां तेज हुई, वहीं शिवसेना की तरफ से जो प्रवक्ता है चित्रा बाघ, उन्होंने कहा कि यह मात्र एक मजाक है। लेकिन जिस तरीके की सवाल अमृता फडणवीस ने खड़ा किया है कि 3% जो तलाक होते हैं वो ट्रैफिक जाम और समस्याओं की वजह से होते हैं। जी पल्लवी, अब बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक जाम मुंबई की समस्या अभी 2 या 3 सालों से नहीं है मुरारी, बहुत सालों से चली आ रही है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की भी सरकार रही है, यानी कि बीजेपी गठबंधन की वजह से भी मुंबई में तलाक होते रहे। तो कहीं ना कहीं ये निशाना जो अमृता फडणवीस ने साधा वो पूर्ववर्ती सरकारों के लिए भी था। क्या उनके पति ने भी कोई कमी छोड़ी है?
जी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले सालों की बात करते कहें तो लगभग 20 से 25 साल हो गई बृहन मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी ही काबिज है। हालांकि कांग्रेस समय समय पर आरोप लगाती रही है, लेकिन खुद शिवसेना से बगावत होने के बाद जिस तरीके से अमृता फडणवीस के सुर बदले हैं, वो पिछली सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जजमेंट दिया है कि 3% तक तलाक जो है इस तरीके से समस्या समय पे न पहुंचने की वजह से होती है, लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो जिस तरीके का हवाला उन्होंने दिया है उसे लेकर के मौजूदा सरकार सहित पिछली सरकार को भी कटघरे में इन्होंने खड़ा किया है। हालांकि शिवसेना की तरफ से चित्रा बाग ने इसे एक महा मजाक कहा गया है। जी देखिए मुरारी, ये अब तलाक होते हैं या नहीं होते हैं इस बात का तो कोई भी ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि मुंबई में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या है उसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है और हर कोई इस समस्या से दो चार हो रहा है। और आखिर इस समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, अगर समाधान की बात करें तो हर बजट में बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से नई नई चीजें, नई योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन पल्लवी जमीनी स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं होता है। अगर गटर नालों की समस्याओं की बात करें तो स्थिति तस की तस बनी रहती है। हर बरसात में मुंबई डूबती है, रोडों पर खड्डे होते हैं, हर साल नई तस्वीर, नया विवाद देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस तरीके से मेट्रो परियोजना यहाँ पर चलाई गई है, अगर मेट्रो परियोजना सुचारू रूप से सही समय पर चलती है तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करें तो अगर 8 घंटे की ड्यूटी करने का अगर समय है तो लगभग 11 घंटे जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे सिर्फ उन्हें अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस पहुंचने में लगते हैं। जी शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो अमृता फडणवीस का ये अटपटा और बड़ा बयान जिस पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अमृता फडणवीस के इस बयान से कोई भी अपनी सहमति नहीं जता रहा है। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।